आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की जिसे उसके निकनेम से ज्यादा जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहानी है एक देश के फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट में हुए एक जबरदस्त बदलाव की। अब सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ एक अमेंडमेंट से पूरे संविधान की शक्ल ही बदली जा सकती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा 1976 के उस दौर में। ये सब कुछ हुआ 1975 से 77 के बीच लगी नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ये एक ऐसा वक्त था जब समझिए सामान्य नियम कानून लागू ही नहीं हो रहे थे, और ठीक इसी माहौल में ये इतना बड़ा अमेंडमेंट लाया गया जिसने संविधान की नींव को ही हिलाकर रख दिया। तो आखिर इस पूरे बदलाव के पीछे का मास्टर प्लान क्या था? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे सरकार के कुछ बहुत ही कह सकते हैं सोचे समझे मकसद थे। सरकार का एजेंडा 4 पिलर्स पर टिका था। सबसे पहले तो पार्लियामेंट को इतनी शक्ति दे दो कि वो कुछ भी कर सके। दूसरा, कोर्ट्स के अधिकारों पर लगाम लगाओ। तीसरा, संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे नए आदर्शों को शामिल करना। और आखिर में नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज की एक लिस्ट बनाना। अच्छा, तो इन मकसदों को जमीन पर कैसे उतारा गया? इसकी शुरुआत हुई संविधान की बिल्कुल आत्मा से, यानी कि उसके प्रियम्बल से। देखिए, इस अमेंडमेंट से पहले भारत का प्रियम्बल देश को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर डिफाइन करता था। ये हमारी ओरिजिनल पहचान थी। और फिर इसमें 3 बहुत ही पावरफुल शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इन्होंने तो भारत की पहचान और उसकी आइडियोलॉजिकल दिशा को ही एक नया मोड़ दे दिया। तो इन शब्दों के जुड़ने के बाद भारत की प्रस्तावना वैसी बन गई जैसी हम आज देखते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये देश के बेसिक कैरेक्टर को ऑफिशियली बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। प्रियम्बल में तो बदलाव हुआ ही, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों की भूमिका को भी एक नया एंगल दिया गया। पहली बार, जी हाँ, पहली बार संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। वैसे ये आइडिया यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित था, और इसके लिए एक पूरा का पूरा नया चैप्टर आर्टिकल 51A संविधान में जोड़ा गया। जैसे कि अब हर नागरिक का ये कर्तव्य बना दिया गया कि वो संविधान का, तिरंगे का सम्मान करें और भारत की एकता को बनाए रखें। तो ये एक क्लियर सिग्नल था कि अब सिर्फ अधिकारों की बात नहीं होगी, जिम्मेदारियों की भी बात होगी। लेकिन इन सारे बदलावों के पीछे एक असली खेल चल रहा था, और वो खेल था पावर का। सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, उनके बीच पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदलने का। सीधी सीधी बात करें तो ये पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच की एक लड़ाई थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और ये जो पावर का तराजू था ना, वो एकदम से एक तरफ झुक गया। देखिए कैसे, एक तरफ पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गई, मतलब संविधान का कोई भी हिस्सा बदल डालो, और दूसरी तरफ कोर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, मतलब किसी भी कानून को गलत ठहराने की ताकत, वो लगभग छीन ही ली गई। इसका सीधा मतलब ये था कि पार्लियामेंट ने जो कह दिया सो कह दिया, उसे कोर्ट में चैलेंज करना लगभग नामुमकिन हो गया। बात सिर्फ पावर की नहीं थी, इसका असर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर भी पड़ा। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल उसे भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। सोचिए, इस एक कदम से उस वक्त की सरकार को कितनी मजबूती मिली होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो सवाल ये है कि इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का आखिर हुआ क्या? क्या इसके जो इतने कंट्रोवर्शियल बदलाव थे, उन्हें कभी ठीक किया गया? कहानी में ट्विस्ट बहुत जल्दी आया। देखिए, 1976 में 42nd अमेंडमेंट लागू हुआ, 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव हुए और सरकार बदल गई। और फिर ठीक अगले ही साल 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के कई बड़े और विवादित हिस्सों को आप कह सकते हैं पलट दिया गया। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर इसके ज्यादातर हिस्से बदल ही दिए गए, तो फिर आज भी हम 42nd अमेंडमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी लेगेसी क्या है? इसका परमानेंट असर क्या रहा? इसे अगर एक लाइन में समझें तो 42वीं अमेंडमेंट की लेगेसी 2 चीजों में है। एक, इसने पार्लियामेंट्री की पावर को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, और दूसरा, प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए थे, वो आज भी हमारे संविधान का, हमारी पहचान का हिस्सा हैं। यही इसका सबसे बड़ा और स्थायी प्रभाव है।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी देश के संविधान को कितना स्थिर होना चाहिए कि उसकी नींव ही ना हिल जाए, और साथ ही उसे कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो वक्त के साथ बदल भी सके। ये जो बैलेंस बनाने की जद्दोजहद है ना, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1976 में थी।